हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है प्राचीन समाज, एशियंट सोसाइटी। यह आपका डिसिप्लिन कोर्स का एक सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 के पार्ट 2 को। आपका चैप्टर जो 1 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम अपने चैनल पर अपलोडेड कर चुके हैं, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। आज का जो आपका चैप्टर है वो है कांस्य युग, धातु प्रौद्योगिकी संबंधित वाद विवाद। तो मेनली हम कांस्य युग के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के नजरिए से। कांस्य युग वह काल था जिसमें औजार उपकरणों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कांस्य धातु का प्रयोग किया गया, क्योंकि धातु के उपकरण अधिक टिकाऊ और प्रभावी थे। कांस्य युग काल वह था जिसमें औजार, हथियार, ठीक है, किसी प्रकार के उपकरण या फिर घरेलू जीवन के लिए जो चीजें जरूरत थी उनका निर्माण किया गया। किसका यूज करके? कांस्य धातु का यूज करके, जो कि अधिक ज्यादातर आप कह सकते हैं टिकाऊ और प्रभावी थी। मतलब लंबे समय तक उसे चलाया जा सकता था। मानव समाज का जो इतिहास है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ पे 3 साल नहीं आएगा, यहाँ पे 3 भाग आएगा। 3 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लोह युग। अब बात करें पाषाण युग के बारे में, तो पाषाण युग में पत्थर, हड्डी या हाथी दांत को पीसकर या काटकर बनाई गई चाकू और कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था लोगों के द्वारा। पाषाण युग में कांस्य जैसी कोई भी वस्तु उपस्थित नहीं थी, इसीलिए उस युग में जो भी हथियार बनाए जाते थे शिकार करने के लिए या फिर अपने जीवन यापन के लिए, उन हथियारों को हाथी के दांत या फिर पत्थर, हड्डी, हाथी के दांत, इन सब का प्रयोग करके बनाया जाता था। या तो उसे पीसकर बनाया जाता था या फिर उसे घिस घिस के पैना बनाया जाता था, ताकि हथियार हथियार हो गए शिकार के लिए उसका यूज किया जा सके। फिर दूसरी अवधि आती है कांस्य युग के बारे में। दूसरी अवधि कांस्य जैसे तांबे तांबा का उपयोग किया जाता था औजार बनाने के लिए, जो कि बहुत कठोर और टिकाऊ होते थे। फिर दूसरी अवधि के अंतर्गत क्या आया? कांस्य युग आरंभ हुआ, मतलब कांस्य धातु का उपयोग में लाया गया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि उस समय जब मानव को कांस्य जैसी वस्तु का पता चला, उसके बाद उसने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और उसको गलाकर अपने हिसाब से क्या करा? ढाला कि अगर उन्हें पैना चाहिए तो उसको गलाकर शार्प जैसी, आप कह सकते हैं नोक जैसी चीज में बदलना, ये सब मानव ने किया। तो दूसरी अवधि में क्या? कांस्य जैसे तांबे की तांबे का धातु जो है उसका प्रयोग किया और औजार बनाए, हथियार बनाए, उपकरण बनाए और आभूषण, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आभूषण मतलब ज्वेलरी का भी निर्माण किया गया था। तीसरा आता है लोहे का युग। तीसरे युग में लोह ने कांस्य का स्थान ले लिया और व्यापक रूप से उपलब्ध था। अब तीसरे युग में क्या हुआ? लोहा आया, लोहे मतलब लोहे की खोज हुई और कांस्य के बदले के स्थान पर लोहा आ गया, क्योंकि लोहा ज्यादातर मात्रा में उपलब्ध था। ठीक है, और उस वो कांस्य से ज्यादा आप कह सकते हैं टिकाऊ था। कांस्य क्या होता है? यहाँ पे बताया गया है कि कांस्य तांबे और टीन का मिश्रित धातु होता है। अब आगे देखिए, आप देख सकते हैं ये जो फोटो है ना, इसमें आप देख सकते हैं ये हथियार हो गए, ये शार्प जो चीजें हो गई, नुकीली चीजें हो गई, ये सब तांबे मतलब कांसे की बनाई गई है। कांस्य युग में युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले चीजें जो अब रोमेनिया के एऊद इतिहास संग्रहालय में स्थित हैं। मतलब उस समय जब युद्ध हुआ करते थे तो इन प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता था युद्ध के लिए हो गया या फिर शिकार पे जाने के लिए हो गया। फिर हड़प्पा सभ्यता में अर्ध प्रतिमा कांस्य युग की सबसे शुरुआती सभ्यताओं में से एक थी। प्रतिमा मतलब आधी प्रतिमा, किसी भी जो प्रतिमा या मूर्ति बनाई जा रही है उसको कंप्लीट नहीं किया जाना। तो ये क्या है? ये सबसे शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। आगे बढ़े, कांस्य युग के स्रोत क्या क्या है, मतलब आप कह सकते हैं किस प्रकार कांस्य स्रोत कहाँ से उसके मिले। अब देखें, कांस्य युग की सभ्यताएं लिखित रिकॉर्ड और समाज की भौतिक अवशेष दोनों को पेश करती है। इसका क्या मतलब कि कांस्य युग, अब कांस्य युग के बारे में हम लोगों को किस प्रकार पता चलता है? तो ये चीजें, इसके बारे में हमें पता चलता है लिखित रिकॉर्ड और समाज की भौतिक अवशेष, दोनों ही चीजें हमें प्राप्त है। मतलब समाज में आप कह सकते हैं
मूर्ति हो गई या कोई ऐसी चीजें हो गई जो कि उस समय बनाई गई थी, वो भी हमें मिली है। साथ में लिखित रिकॉर्ड भी हमें मिले हैं। इस प्रकार मेसोपोटामिया में लेखन कीलाकार चलता है, जबकि मिस्र का लेखन चित्रलिपि कहलाता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में लिखकर जो चीजें छोड़ी गई आने वाले भविष्य के लिए, उन्हें हम कीलाकार कहते हैं। और वहीं मिस्र में जो चीजें बनाई गई मतलब चित्र, उसे हम चित्रलिपि कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए अन्य प्रकार के वस्तुएं जैसे उपकरण, हथियार, मिट्टी के बर्तन और आभूषण जो कि उस समाज के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं, प्रदान हुए। अब कांस्य युग के बारे में अगर हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें उस समय के जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाते थे उनके बारे में अच्छे से वर्णन होना चाहिए, उनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें किनको पुरातात्विक वाले लोगों को मिली, वैज्ञानिकों को मिली, जैसे उपकरण हो गए, हथियार हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए या फिर आभूषण, ज्वेलरी हो गई। ये सब चीजें मिली जिससे हम कांस्य युग के बारे में अधिक से अधिक चीजें पता लगा सकते हैं। आगे बढ़े, मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों सभ्यताओं का इतिहास अधिकांश रूप लिखित स्रोतों पर आधारित है और पुरातात्विक विज्ञान द्वारा इसे पढ़ लिया गया। आप देखिए, मेसोपोटामिया में लिखी हुई जो चीजें दीवारों पे आप कह सकते हैं, या फिर जो तांबे की पदुगाएं होती हैं, ठीक है, बड़े बड़े तांबे की प्लेट्स होती है जिन पे लिखा गया था, ये हो गई। या फिर मिस्र में दीवारों पे जो चित्र बनाए गए, इन चीजों से हमें उस सभ्यता के बारे में अच्छे प्रकार से पता चलता है। और वर्तमान में जो पुरातात्विक लोग हैं उन्होंने इन चीजों को पढ़ना सीख लिया है। आगे बढ़े, वर्तमान समय में मिस्र के पिरामिड, मेसोपोटामिया शहरों में मिले मंदिर, महलों और शाही कब्रों ने पुरातात्विक विज्ञानों का ध्यान खींचा। कार्बनिक साक्ष्य समय के साथ नष्ट हो गए। आप देखिए, वर्तमान समय में मिस्र में जो पिरामिड बने हुए हैं, आप कह सकते हैं कि वो काफी ज्यादा रहस्यमयी है। उन्हीं पिरामिड से हमें, जो आप कह सकते हैं हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा पुरानी सभ्यताएं हैं, उनके बारे में उन पिरामिड्स के द्वारा पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो पिरामिड्स हो गए, या फिर मेसोपोटामिया में जो शहर मिले, मंदिर मिले, महल मिले और शाही कब्रें मिली, इन चीजों ने पुरातात्विक विज्ञान, ऐसे लोग जो कि पुरातात्विक वैज्ञानिक हैं, उनका ध्यान खींचा और ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में खोज की गई। फिर कार्बनिक साक्ष्य समय के साथ नष्ट हो गए। कार्बनिक साक्ष्य मतलब पेड़ हो गए, कोई और वस्तु हो गई जो कि समय के साथ मिट गई। ठीक है, मिट्टी के बर्तन हो गए, ज्यादा ज्यादा मिट्टी की मूर्तियां हो गई, कलाकृतियां हो गई जो कि समय के साथ नष्ट हो गई। ठीक है, आगे बढ़े, कांस्य युग का महत्व की बात करें तो कांस्य युग की प्रमुख सभ्यताएं हमें नदी घाटियों में पाते हैं, जैसे यूफ्रेट में मेसोपोटामिया, नील नदी में मिस्र, सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा और पीली नदी में शाम। तो कांस्य युग की सभ्यताएं मतलब ऐसे सभ्यताएं जिन्होंने कांस्य धातु का प्रयोग करके अपना विकास किया। इस प्रकार की सभ्यताएं हमें कहाँ मिलती हैं देखने को? नदी घाटियों, मतलब नदियों के पास और घाटियों में इस प्रकार की सभ्यताओं का निर्माण हुआ, विकास हुआ। तो जैसे कि मेसोपोटामिया हो गई, नील नदी के पास जो है, नील नदी में मिस्र हो गया, ठीक है, नदी घाटी सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा सभ्यता हो गई, या फिर पीली नदी में शॉन्ग हो गया। ये जो सभ्यताएं हैं, इन्होंने कांस्य धातु का प्रयोग करके अपना विकास किया। आगे बढ़े, कांस्य युग के दौरान ही पहली बार मनुष्य ने किसी पदार्थ को गर्म करके उसके भौतिक गुणों को बदलने का प्रयास किया। यह क्रांतिकारी सफलता थी क्योंकि तांबा पत्थर या हड्डी से अधिक लचीला और बेहतर होता था। और देखिए, कांस्य युग के दौरान ही, मतलब कांस्य का जब आप कह सकते खोज हुई, तांबे की जब खोज हुई, कांस्य की जब खोज हुई, तो पहली बार मानव ने उस चीज को गलाकर उस चीज की शेप को चेंज करने की कोशिश की, उसके जो गुण हैं उनको चेंज करने की कोशिश की, और ये सफलता पूर्वक रही। ये क्रांति जो है वो सफलता की क्रांति थी, क्योंकि तांबा, पत्थर और हड्डी, मतलब पाषाण युग में जो पत्थर के आप कह सकते हैं हथियार या फिर और चीजें बनाई जाती थी, हड्डी की जो हथियार बनाए जाते थे, वो तांबे के मुकाबले काफी कमजोर होते थे, समय के साथ वो टूट जाते थे। ठीक है, उनकी जो आप कह सकते हैं नोक होती थी वो खराब हो जाती थी, परंतु तांबा बहुत लंबे समय तक टिकाऊ और अच्छे प्रकार का होता था। ठीक है, तो इसीलिए ये ज्यादातर यूज में लाया गया और कांस्य युग इतना ज्यादा फेमस हुआ। आगे बढ़े, कांस्य की बनी वस्तुओं को किसी भी प्रकार के आकार में ढाला जा सकता था, अधिक समय तक टिकाऊ होती थी। तो कांस्य
कांस के द्वारा जो चीजें बनाई जाती थी उनको किसी भी शेप में ढाला जा सकता था। उससे आभूषण बनाए जाते थे, गले के, हाथ पैरों के आभूषण बनाए जाते थे, हथियार बनाए गए, बर्तन बनाए गए। ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक तो ये उसको अपने प्रकार से बनाया जा सकता था, परंतु हड्डी या फिर पत्थर को घिसकर कितना ही ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। वहीं अगर तांबे की बात करें, कांस्य की बात करें, तो उसको गलाकर किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। एक तो ये उसकी विशेषता हो गई। दूसरा, अधिक समय तक टिकाऊ भी था। हड्डी हड्डी हो गई या फिर कोई और चीज हो गई जो कि पाषाण युग में प्रयोग की जाती थी, इतनी ज्यादा सफल नहीं थी। कम और लंबी दूरी के व्यापार की इसको सफलतापूर्वक करने के लिए, जैसे कि कांस्य युग के समुदायों ने किया था, एक हद तक राजनीतिक स्थिरता का होना आवश्यक है। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पे कांस्य युग, मतलब कांस्य का खोज हुई और उसके बारे में और लोगों को पता ना चले और कांस्य को लेकर विकास या फिर व्यापार ना हो। तो कम और लंबी दूरी के लिए जो कांस्य का व्यापार था ना, उसको अच्छे प्रकार से चलाने के लिए लोगों के बीच में राजनीतिक स्थिरता होना एक आवश्यक चीज थी। अगर दो, आप सपोज करिए, दो राज्यों के बीच में व्यापार हो रहा है, अगर उन राज्यों के बीच में राजनीतिक मतभेद होंगे तो वो व्यापार क्या हो पाएगा, नहीं, वो व्यापार रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो राजनीतिक मतभेद उन दोनों राज्यों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए एक अच्छा राजनीतिक स्थिरता होना आवश्यक है व्यापार के लिए। अब बात करें कांस्य युग के उपकरण, हथियार और आभूषणों के बारे में। तो कांस्य युग के लोगों के पास अपने उपयोग के लिए कई प्रकार के उपकरण, हथियार, बर्तन और आभूषण थे। एक धातु के रूप में कांस्य कठोर और लचीला था, इसीलिए कई प्रकार के उपकरण और तेज काटने वाले किनारों के साथ मजबूत उपकरण प्रदान करते थे। अब देखिए, कांस्य युग के दौरान लोगों के पास जो कांस्य से बनी अलग अलग प्रकार की चीजें थी, जैसे उपकरण हो गए, मशीन्स हो गई। ठीक है, वहीं हथियार हो गए जंग के लिए या फिर शिकार के लिए, बर्तन हो गए, तांबे के बर्तन हो गए, गिलास बर्तन, ठीक है, और प्रकार की चीजें, और मेनली आभूषण, जो कांस्य से बनाए गए आभूषण थे वो भी काफी ज्यादा उस समय फेमस थे। तो ये प्रकार की चीजें हो गई। दूसरा, एक धातु के रूप में जो कांस है वो कठोर लचीला था, इसीलिए उसे किसी भी प्रकार के उपकरण, इसीलिए कई प्रकार के उपकरण की निर्माण किया गया, और तेज काटने वाले, मतलब पैने और शार्प किनारे वाले उपकरण भी बनाए गए। औजारों के सबसे आम और महत्वपूर्ण परिवारों में से एक को स्लेट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, औजारों या फिर औजारों के सबसे आम और महत्वपूर्ण परिवार, मतलब औजारों का एक ग्रुप, आप कहिए एक ग्रुप जिसमें कई प्रकार के औजारों को एक साथ रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्लेट। वो एक फेमस परिवार था। ठीक है, स्लेट कहा जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के औजार आते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं, कुल्हाड़ी आती है, एडिज आती है, छेनी आती है। ये सब चीजें एक ग्रुप में शामिल की जाती हैं, तो उसका हम क्या कहते हैं, स्लेट कहते हैं। स्लेट एक समग्र उपकरण था, क्योंकि उसे उपयोग करने से पहले लकड़ी के दस्ते या शाफ्ट पर लगाया जाता था, और उसे विभिन्न प्रकार के औजारों ने बनाया जा सकता है था। उस समय के दौरान खंजर और तलवारें ज्यादातर चाकू के रूप में काम करती थी। अब देखिए, कुल्हाड़ी हो गई, एड्स और छेनी हो गई। अब देखिए, तो लकड़ी के शाफ्ट को आप कह सकते हैं, लकड़ी के शाफ्ट मतलब लकड़ी के डंडे पर कुल्हाड़ी को लगाया जाता है, उसके बाद उसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के, एक ही चीज से आप कह सकते हैं, वो जो ग्रुप है स्लेट, उससे विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण किया जा सकता था अलग अलग तरीके से। खंजर, और उस समय क्या था, उस समय खंजर और तलवार ज्यादातर चाकू के रूप में काम किए जाते थे। इन औजारों और हथियारों के साथ साथ कांस्य युग के दौरान लोग धातु के बने आभूषण भी पहनते थे, जैसे पिन, अंगूठी, लटकन और हार इत्यादि। अब हथियार तो बनाए जाते थे, हथियार बर्तन तो बनाए गए, परंतु आभूषण मतलब ज्वेलरी का भी निर्माण किया गया, जैसे कि पिन हो गई, अंगूठियां, लटकन या फिर हार हो गया। इन सबको तांबे मतलब कांच से बनाया जाता था, और लोगों के बीच में ये काफी ज्यादा फेमस थी। धातु का उपयोग व्यंजन, कप, कढ़ाई बनाने के लिए भी किया जाता था, मतलब घर के बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता था। लेकिन तांबे और टीन की कमी का मतलब था कि केवल अभिजात वर्ग ही कांस के लंबे दूरी के लेन देन का आयोजन कर सकता था। अब देखिए, अब
ये ऐसा तो है नहीं कि अनंत मात्रा में उपलब्ध है कांस या फिर कोई भी चीज अनंत मात्रा में तो उपलब्ध है नहीं, तो एक लिमिटेड थी। तो उसकी कमी होने के कारण जो अभिजात वर्ग होते थे ना, वही इस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर पाते थे, और लेन देन का आयोजन भी अभिजात वर्ग के हाथों में ही था। मतलब जो ऊंचा वर्ग था उसके हाथों में था कांस का लेन देन करना, उसका अधिक से अधिक प्रयोग करना। संगठन के साथ उन्होंने स्वाभाविक रूप से उत्पादन प्रक्रिया को भी नियंत्रित किया। विशेष रूप से इन शिल्प गतिविधियों को धातु और औजारों पर भी निर्भर थी। तो उन्होंने क्या करा, स्वाभाविक रूप से उत्पादन उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है उसको भी नियंत्रित करा। ऐसा ना हो कि बहुत सारी मात्रा में उत्पादन कर दिया जाए, ठीक है। तो नियंत्रण में उसका उत्पादन किया गया, जितनी चाहिए उतना उत्पादन किया गया, बाकियों का उत्पादन नहीं किया गया। इसीलिए केंद्रित इसीलिए केंद्रित क्षेत्र जहां कांस्य युग की संस्कृतियों का विकास हुआ, वे महान नदी घाटियों के क्षेत्र थे जहां प्रचुर मात्रा में कृषि उपज संभव हो सका। अब देखिए, इसीलिए क्या हुआ, औजारों पर तो निर्भर थी, आप कह सकते हैं उस समय में कई ऐसी चीज ऐसे काम थे जो कि कांस्य के द्वारा बनाए गए औजारों पर ही निर्भर थे। तो इसीलिए केंद्र क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे केंद्र था वहां पे कांस्य युग और संस्कृति का विकास बड़ी तेजी से हुआ। साथ में वे महान नदी घाटियों के क्षेत्र थे। कौन से क्षेत्र थे, महान नदी घाटी, जहां से नदी जाया करती थी, ऐसे क्षेत्र थे जहां पे कांस्य के द्वारा बनाए गए जो हथियार हैं या फिर उपकरण है उनका प्रयोग करके अधिक से अधिक खेती की गई, और अब वहां का विकास किया गया उस क्षेत्र का। अब आगे देखिए, तो ये फोटो देख सकते हैं कांस्य युग के उपकरण। आप देख सकते हैं इस प्रकार के हथियार हो गए जो पहने बनाए जाते थे, ठीक है। ये 3 हो गए, ये हो गए, ये कांटा सा बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये पैना सा है, जिसमें ये वाला जो फेस है ये एकदम आप कहते हैं तेज होता था, और ये नोक जो होती थी वो एकदम पैनी होती थी। ये कुल्हाड़ी का सेट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इस तरफ वाला जो फेस है वो छेनी के रूप में यूज किया जा सकता है, और इस तरफ वाला किसी भी चीज को तोड़ने के लिए। ये जो वस्तु है इससे चीजें काटी जाती थी हाथ में पकड़ कर इसे, ठीक है। तो इस प्रकार के हथियार थे। बात करें आगे, तकनीकी कौशल का विकास हुआ, और समय के साथ साथ राजा के महल और देवताओं के मंदिर सहित शहरों का एक विस्तृत विकास हुआ। कांस्य युग के प्रमुख उपभोक्ताओं समूह में से एक अभिजात वर्ग भी था। अब समय के साथ साथ विकास होना चालू हुआ, नए नए उपकरणों का निर्माण हुआ। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, राजा के महल, जो राजा था उसके महलों का भी अच्छे प्रकार से निर्माण हुआ, ठीक है। साथ में देवताओं के जो मंदिर हैं और शहरों का विस्तृत विकास हुआ, ज्यादा से ज्यादा शहरों का विकास हुआ। कांस्य युग के प्रमुख उपभोक्ताओं के रूप में अभिजात वर्ग था। तो मैंने आपको बताया अभिजात वर्ग को ज्यादा से ज्यादा अधिकार थे कांस्य के द्वारा बनाई गई वस्तु का प्रयोग करने के। राज्य ने यह भी सुनिश्चित किया कि लंबी दूरी का आदान प्रदान सुचारू रूप से हो। इन सभ्यताओं ने मानकीकृत बाटों और मापों का प्रयोग इसका एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अब देखिए, एक अच्छे प्रकार से दो राज्यों के बीच में अच्छे प्रकार से क्या हो, लेन देन हो किसी वस्तु का, इसके लिए राजा ने क्या करा, मानकीकृत मतलब किसी भी आप कह सकते हैं वस्तु पर मानक मतलब कोई चिन्ह लगा दिया, और उस चिन्ह के वस्तु के द्वारा ही क्या लेन देन किया जाता था। जैसे कि वर्तमान में हमारे पास सिक्के होते हैं, कॉइन जो है उनके ऊपर स्टैंप लगा होता है, ठीक है। वो कॉइन चलते हैं, मान्यता उन्हें मान्यता प्राप्त होती है कि हाँ ये एक मान्य है। इसी प्रकार उस समय भी कॉइन या फिर कोई वस्तु बनाई गई, उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया गया, और उसी वस्तु के द्वारा लेन देन किया जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता युद्ध की लूट का पुरालेख साक्ष्य भी देती है। मतलब मेसोपोटामिया में जो सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो युद्ध की लूट मतलब युद्ध करके जो वस्तुएं लूटी गई हैं, वो वस्तुएं भी मेसोपोटामिया में भी लोगों को पुरातात्विक विद को प्राप्त हुई। तो पता चलता है उससे कि मेसोपोटामिया में जो सभ्यता रहती थी उसने युद्ध करा, और अगर वो युद्ध जीत गई तो उसने वहां से जो वस्तुएं लूटी वो उनके पास है। यद्यपि कांस के औजार और हथियार काफी हद तक समानता प्रदर्शित करते हैं, हमें मिट्टी के बर्तन, दफन संस्कारों और अन्य विशेषताओं में व्यापार अंतर प्राप्त पाते हैं, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग लोग होते हैं, उनमें हम अंतर पाते हैं, ठीक है। दफन संस्कारों या फिर अन्य प्रकार की जो चीजें हैं उनका स्थान के अकॉर्डिंग उनमें आप कह सकते हैं विशेषताएं और उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है।
तो ये था आपका पूरा का पूरा यूनिट चैप्टर 1 का पार्ट 2, जिसमें हमने कांस्य युग के बारे में बात करा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप 1 से 2 बार देखिए, और पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो फर्स्ट पार्ट है उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली उसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज्वाइन अस, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहां से हमसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम ये नोट्स जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। तो इन नोट्स की स्टडी भी आप हमारी वेबसाइट पे कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।